हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो बायबैक ऑफ शेयर्स विल कंप्लीट टुडे. होमवर्क में आपको दो क्वेश्चंस दिए थे. प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया होगा. एक बार डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस असाइनमेंट. डी लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31st March 2019. रुपीज़ इन थाउजेंड्स. लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड. ऑथराइज का कोई यूज़ नहीं है. इशूड एंड सब्सक्राइब में 2,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं. 10 ईच, फुली पेड 2,500. 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. ब्रैकेट में लिखा है इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक. मतलब वही फ्रेश इशू बाईबैक के लिए था. यानी कि ये अप टू 200 इन थाउजेंड्स में अगर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक होता है तो सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है. रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट है. हाँ, कैपिटल रिजर्व सीआरआर में भी काम आता है, प्रीमियम ऑन बाईबैक में भी काम आता है, लेकिन काम तभी आता है जब वो रियलाइज्ड इन कैश हो और कुछ नहीं लिखा हो कैपिटल रिजर्व के बारे में. तो मैंने आपको नोट लिखवाया था, हम यही मानेंगे नॉट रियलाइज्ड इन कैश, हाथ में ही काम में नहीं लेने वाले हैं. Then current liabilities, fixed assets, investments, current assets, loans and advances including cash and bank balance. The company passed a resolution to buy back 20% of its equity capital at the rate of rupees 50 per share. तो देखिए 2.5 लाख शेयर हैं, 20% का मतलब 50,000 शेयर, 10 रुपये वाले मतलब 5 लाख हुआ. इन थाउजेंड्स में बात करें तो 500 हुआ. और फ्रेश इशू अपन ने प्रेफरेंस शेयर का जो कर रखा है वो 200 का कर रखा है. तो सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 300. फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 lakhs. आप क्वेश्चन कह रहे हैं बाईबैक के लिए इन्वेस्टमेंट बेचे. आप कहेंगे बाईबैक के लिए इन्वेस्टमेंट बेचने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? देखिए लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बाईबैक करने के लिए पैसा तो चाहिए. और बाई चांस बैंक में पैसा नहीं है तो पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अब वो अरेंजमेंट या तो किसी से लोन लो या कोई दूसरी चीज़ बेचो. तो यहाँ क्वेश्चन ने कह दिया कि हमने क्या किया है, दूसरे इन्वेस्टमेंट बेचे हैं. तो दैट इज़ ऑलवेज व्हाट इज़ पॉसिबल. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो एंट्रीज अपने को करनी है. हो गया भाई आराम से. सो हाँ जी, सोल्यूशन चेक कर लीजिए. तो 2.5 लाख शेयर हैं, 20% मतलब 50,000 शेयर हुए, 10 रुपये वाले मतलब 5 लाख हुआ. इन थाउजेंड्स में बात करें तो 500 हुआ. फ्रेश इशू अपना 200 का ही है, तो सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 300. वन थिंग इज क्लियर. अब प्रीमियम ऑन बाईबैक की अगर बात करें, 50,000 शेयर 50 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 रुपये कैपिटल का, 40 रुपये प्रीमियम. तो 2,000 का अपने को इन थाउजेंड्स में बात करें 20 लाख का प्रीमियम चाहिए. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अपने पास 22 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा इससे एडजस्ट हो जाएगा. अच्छा, नया काम इसमें एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेस्टमेंट बेचने का है. फ्रेश इश्यू हो चुका है, उसकी एंट्रीज मत कर देना, कारण आपको जो बैलेंस शीट दी है उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई है, मतलब फ्रेश इश्यू हैज़ ऑलरेडी बीन डन. तो एंट्रीज चेक कर लीजिए. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट 2,200 इन थाउजेंड्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट 800, टू इन्वेस्टमेंट 3,000. उसके बाद बाईबैक ड्यू करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 500, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट 2,000, टू शेयर बाईबैक 2,500 रुपये. देन शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,500. देन प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, दैट कम्स टू 2,000 रुपीज़. और फिर सीआरआर अपने को कितने का बनाना है? 300 का. तो सीआरआर बनाने के लिए रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 300. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. Parrot Limited, a non-listed company, has the following capital structure on 31st March 2019, rupees in crores. Equity share capital 10 each, fully paid 330 crores. मतलब 33 करोड़ शेयर हो गए 10 रुपये वाले. रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व. आप कहेंगे ये कौन सा रिजर्व आ गया? देखिए जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे या फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में भी देखेंगे, दुनिया भर के रिजर्व्स होते हैं. कई सारे रिजर्व्स कुछ ना कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण बनाने पड़ते हैं. जैसे सीआरआर भी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है. एक डीआरआर और नाम सुना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो भी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है. कुछ रिजर्व्स इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली भी बनाने पड़ते हैं कि आप ये रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, हम आपका इनकम टैक्स नहीं लेंगे. तो ऐसे कई सारे रिजर्व्स और मिलेंगे, पर वो सारे रिजर्व्स जो हैं वो स्टैचुरी
रिक्वायरमेंट्स के कारण है, किसी पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण है, और इसलिए वो कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होते, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होते, उनसे डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि ऐसे सारे रिजर्व से ना तो सीआरआर बन सकता है, ना प्रीमियम बन सकता है, और ना इस चैप्टर में डेट इक्विटी में जब अपन इक्विटी की बात करते हैं उसमें पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और प्रीमियम ही लेते हैं, तो उसमें ये सब रिजर्व्स काम में आने वाले नहीं हैं। आगे, द शोल्डर्स ऑफ पेरेटो लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have approved on 12th September 2018 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus funds available at disposal of the company। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल पे, ठीक है, शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे, यानी कि शेयरहोल्डर्स का रिजोल्यूशन है, मतलब अपन 25% तक काम में ले सकते हैं। तो 12 सितंबर को अ प्रपोजल टू बाय बैक द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसिडरिंग लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल, द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 25 रुपीज़ पर शेयर। In order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% over market value। तो अभी मार्केट में कंपनी के शेयर की रेट 25 रुपये चल रही है। अब कंपनी शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी आप अपने शेयर दे दो, हम बाई बैक कर रहे हैं 25 रुपये में, वो कहेगा बाजार में बेच दूंगा, तो उनको कुछ लालच तो देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंड्यूस द शेयर होल्डर्स, ताकि वो तैयार हो जाएंगे, नहीं नहीं बाई बैक में देना है। कंपनी ने कहा 20% प्रीमियम पे खरीदेंगे। 20% प्रीमियम का मतलब आप ये मत समझ लेना 10 रुपये प्लस 2 रुपये 12 रुपये में, 25% जो हमको एक्स्ट्रा पैसा 20% जो देना है ओवर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 25 रुपये चल रही है, 20% हुआ 5 रुपये, यानी कि कंपनी ने काम बाईबैक 30 रुपये में करेंगे। You are also informed that infrastructure development reserve is created to satisfy Income Tax Act requirements, calculate maximum number of shares allowed for buyback, recalculate if loan funds are only 1000 crores। ना ऊपर आपको लोन फंड्स 1800 दिख रहे हैं, तो डेट इक्विटी वाला रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा फिर से कैलकुलेट करो, अगर लोन 1000 ही हो तो बाईबैक कितना कर सकते हैं। लोन कम होने से ऑफकोर्स इक्विटी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो बाईबैक भी बढ़ जाता है। तो तीनों कंडीशन लगा दी भाई। सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स आप कहेंगे 33 करोड़ शेयर्स हैं, उसका 25% अपन खरीद सकते हैं, तो हाउ मच इट कम्स टू 8.75। तो डेट इक्विटी टेस्ट सॉरी अपना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से 8.25, हाँ, तो 8.25 करोड़ शेयर्स हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा रिसोर्सेज टेस्ट, रिसोर्सेज में आप कहेंगे इक्विटी हमारी 330 की है, रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 240 का आपका जनरल रिजर्व काम में आएगा, प्रीमियम 90 काम में आएगा, पीएनएल अकाउंट 90 काम में आएगा। ये सब मिला करके कितने हो गए भाई 420, तो ये टोटल हो गई अपनी 750। इसका 25% आप कहेंगे इतना पैसा हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, तो 750 का 25% हाउ मच इट कम्स टू है जी 187.5। एक शेयर 30 रुपये में खरीदना है, तो डिवाइडेड बाई 30, इसके हिसाब से कितने शेयर खरीद सकते हैं, 6.25 करोड़ शेयर्स। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो 8.25 खरीद सकते थे, सेकंड कंडीशन ने कह दिया बस 6.25 करोड़ ही खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और अब तीसरा वाला टेस्ट अपना डेट इक्विटी वाला। हाँ, अभी अपना लोन कितना है 1800, इक्विटी इसका मतलब कितनी होनी चाहिए 50% से 900। अच्छा, एग्जिस्टिंग अपनी इक्विटी कितनी है, ये निकाली हुई ना एग्जिस्टिंग इक्विटी 750, माइनस मिनिमम इक्विटी कितनी चाहिए आफ्टर बाईबैक 900। तो बाईबैक तो यहाँ पे आप कहेंगे कुछ नहीं कर सकते, कारण कि हमारे पास तो पहले से इक्विटी डेट का जो रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज बाईबैक कर ही नहीं सकती। इसीलिए क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर ये लोन 1000 ही हो, तो देखिए फिर अपने को इक्विटी कितनी चाहिए कि 500, अभी इक्विटी कितनी है 750, बाद में कितना चाहिए 500, तो कितना कम कर सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा 30 + 10 40 रुपये से डिवाइड होगा, तो 40 रुपये से डिवाइड करेंगे तो
50 काम को रिडक्शन अलाउड है, डिवाइडेड बाई 40। हाँ 40 कैसे हुआ पता है ना भाई, 30 रुपये कैपिटल का, सॉरी बाईबैक प्राइस, 10 रुपये CRR का, 6.25 करोड़। ओके तो अब आप तीनों में से लो है 6.25। हाँ आप कुछ भी कॉम्बिनेशन से ट्राई कर लो। मान लो ये लोन फंड्स 1000 नहीं 1500 हो, 1500 हो तो आप कहेंगे 750 चाहिए, 750, नथिंग इज़ पॉसिबल। सपोज 1200 हो तो आप कहेंगे कि 750 अभी कैपिटल है, इसका 50% 600 चाहिए, 150 डिवाइडेड बाई 40। हाँ 40 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना भाई, क्योंकि एक शेयर कितने में ख़रीदा जा रहा है, 30 रुपये में, तो 3.75 करोड़। तो 30 + 10 CRR का तो 3.75 करोड़। हाँ देखिए ये वाला ईजी तरीका है। दूसरा तरीका आप एक्स मान के करो, तो मैंने कहा था उसमें थोड़ी झमेला ज़्यादा होगा। हाँ स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन ये वाला ही शायद दिया हुआ है, एक्स मान के किया हुआ है, एक्स से भी आंसर वही आने वाला है, घूम फिर के बात वही रहेगी, तो अपन क्यों एक्स के झमेले में पड़े। हाँ नंबर पूरे मिलेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो अपना बाईबैक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ क्लास असाइनमेंट के बाईबैक के तो सारे क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए थे। अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो वोटिंग राइट्स को लेकर के है कि कंपनी लॉ में जब भी शेयर होल्डर्स की वोटिंग की बात आती है, ओके, तो वोटिंग में किस शेयर होल्डर का कितना राइट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इन द सेंस जैसे किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, उसमें से 60,000 शेयर मेरे पास हैं, 40,000 शेयर मान लीजिए 4 लोगों के पास हैं। इसको ऐसे समझिए, तो 1 लाख शेयर में से 60,000 शेयर जो हैं वो मिस्टर M मितेश मेरे पास हैं, और 10,000 शेयर्स मिस्टर ABCD, ठीक है, ये 4 लोगों के पास है। टोटल 1 लाख शेयर हो गए, और टोटल शेयर होल्डर की बात करूं तो 5 शेयर होल्डर इस कंपनी में हुए। ओके अब मान लीजिए किसी मैटर पे वोटिंग करनी है, तो वोटिंग करनी है तो आप कहेंगे अब वोटिंग का राइट किस तरह से बनेगा, कौन सा शेयर होल्डर का कितना वोटिंग में राइट होगा। तो वोटिंग्स 2 तरह से होती है जनरल, एक शो ऑफ हैंड्स और एक वोट, ठीक है। तो अब शो ऑफ हैंड्स में तो 5 जने हैं, 5 में से 4 जनों ने हाथ खड़ा किया, आप कहेंगे हाँ 80% ने वोट फेवर में दे दिया या अगेंस्ट में दे दिया, जैसा भी है। पर अगर वोटिंग वैसे नहीं, शो ऑफ हैंड से नहीं, जनरली स्पेशल रिजोल्यूशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप कहेंगे शो ऑफ हैंड से तो होता है ना भाई, भीड़ तो बहुत सारी है, इंटरेस्ट उनका कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिया, पता चला 100 शेयर करके 40,000 शेयर में 400 लोग हैं, और मेरे अकेले के पास 60,000 शेयर है, मैं एक अकेला 60,000 शेयर, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस कंपनी में मेरा ओनरशिप कितना है 60%, बाकी पूरी जनता का ओनरशिप कितना है 40%। अब किसी रिजोल्यूशन में कोई मैटर आया, रिजोल्यूशन पास करना है, तो वो ऑब्वियसली अगर वो अगेंस्ट में होता है या फेवर में होता है, जो भी है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे पड़ना है, क्योंकि 60% शेयर मेरे पास हैं, आप सबके पास तो 40% ही है। तो ऐसे केस में जब वोटिंग की जाती है, ठीक है, आपने कहा नहीं साहब बैलेट से वोटिंग होगी वैसे होगी, तो उस केस में 5 शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं सबका एक एक वोट है, नो। मेरे पास अगर 60,000 शेयर हैं तो ध्यान रखिएगा 1 शेयर इज 1 वोट, 1 शेयर इज 1 वोट। इस मतलब 1 लाख शेयर्स का मतलब इस कंपनी में टोटल वोट कितने होंगे 1 लाख। और अगर मैं बात करूं कि 75% फेवर में आना चाहिए, इसका मतलब 75,000 वोट इस रेजोल्यूशन के फेवर में आने चाहिए, कोई भी रेजोल्यूशन में है, तो 75,000 का फेवर आने का मतलब सपोज मैंने मना कर दिया नहीं ये रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, बाकी 4 लोग भले ही हाँ कर रहे हैं, क्वांटिटी वाइज हाथ के हिसाब से तो आप कहेंगे 80% लोग फेवर कर रहे हैं, पर मैंने अगर मना कर दिया क्योंकि मेरे पास 60,000 वोट है, 40,000 वोट फेवर में, 60,000 अगेंस्ट में, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। इन कॉन्ट्रास्ट मैंने हाँ कर दिया, बाकी सब ने ना कर दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा क्योंकि 60% है मेरे पास वोट, 60% फेवर में। अब मेरे साथ में ये 2 लोग और तैयार हो गए,
और इन 2 लोगों ने मना कर दिया। तो देखिए क्वांटिटी वाइज तो देखिए 5 शेयर होल्डर में से 3 शेयर होल्डर तैयार हैं। आप कहेंगे 60% शेयर होल्डर हाँ भर रहे हैं, 75% चाहिए। ये 75% इन लोगों को नहीं, नंबर ऑफ वोट्स को अगर मैं देखूं तो आप कहेंगे 80,000 वोट फेवर में पड़ेंगे, 20,000 वोट अगेंस्ट में पड़ेंगे। तो कंपनी लॉ में जब वोटिंग पावर देखी जाती है वो हर शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है उसको भी देख करके की जाती है। पार्टनरशिप फर्म में जनरली आप कहेंगे 4 पार्टनर हैं, किसी ने भले ही पैसा ज़्यादा लगाया कम लगाया, सबका वोटिंग राइट क्या होता है बराबर। लेकिन कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स विल डिटरमाइन कि उसका वोटिंग पावर कितना है। तो अगर किसी कंपनी के 70% 80% शेयर प्रमोटर्स के पास ही हैं, बाकी की पूरी पब्लिक भले ही चिल्लाती रहे, अगर 80% शेयर उनके पास है, उन्होंने किसी रिजोल्यूशन के लिए हाँ कर दिया, वो रिजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास 80% है। नंबर ऑफ पीपल में भले ही वो 5% लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हों, तो भीड़ से नहीं वैल्यू से। और लॉजिकल भी है, पैसे मेरे 80% लगे हुए हैं तो रिजोल्यूशन मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, इन द सेंस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, वो मेरे से बेटर कौन जान सकता है। तो इस तरह से वोटिंग राइट्स डिसाइड होती है। अब बड़ी कंपनीज में एक दिक्कत और है, प्रमोटर अगर अपना 75-80% स्टेक अपने पास ही रखेंगे और पब्लिक को सिर्फ 20-25% ही देंगे, तो क्या होता है ऐसी कंपनीज़ में पब्लिक थोड़ा इन्वेस्ट करने से डरती है। स्पेशली बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करने से डरते हैं, कारण वो कहेंगे कि कंपनी को कभी भी इनको ख़त्म करना है, गड़बड़ करनी है, चोरी करनी है, सब प्रमोटर आराम से कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। प्लस दूसरी तरफ प्रमोटर को दिक्कत है, पैसा चाहिए तो पब्लिक को शेयर्स देने पड़ेंगे, तो उनका स्टेक कम होगा ही होगा, अपनी जेब से कब तक पैसा डालते रहेंगे। तो वो भी ये चाहेंगे हमारे पास शेयर भले ही कम हो पर कंपनी का कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ हो कि हमारे पास पता चला कि 40% शेयर ही है, पब्लिक के पास 60% है, एक दिन सारी पब्लिक इकट्ठी होकर आई, वो मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं ना, और हमको ऑफिस से बाहर निकाल दिया, निकलो यहाँ से, वैसा भी नहीं हो। तो अब उसके लिए क्या इलाज किया जाए, तो कंपनी लॉ में अब नया कंपनी लॉ जो है उसमें कंपनी लॉ परमिट करता है कि कंपनीज कुछ ऐसे शेयर्स भी इशू कर सकती है जिनमें वोटिंग राइट्स जो हैं वो नॉर्मल शेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ओके, इसको शॉर्ट में डीवीआर कहा जाता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब वोटिंग राइट्स उसमें अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, बाकी के राइट्स भले ही बराबर हो नहीं हो, वोटिंग राइट्स उसमें अलग कर दिए जाएंगे। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, जनरली कुछ ऐसे शेयर्स भी इशू करवाते हैं जो वो खुद रख लेते हैं जिसमें वोटिंग राइट्स ज़्यादा हो। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 1 लाख शेयर्स तो नॉर्मल वाले हैं और इसमें से सपोज प्रमोटर के पास में सिर्फ 20,000 शेयर हैं और बाकी के समझ लीजिए सब लोगों के पास हैं, जैसा भी अपन करना चाहें। हाँ, ये 80,000 शेयर पब्लिक के पास है, सबके पास समझ लो 20,000 शेयर हैं। ओके, प्रमोटर के पास भी 20,000 हैं। अब प्रमोटर ने मान लीजिए 40,000 शेयर और इश्यू किए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में, जिसमें वोटिंग राइट्स 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब वैसे तो कहने के लिए 1,40,000 शेयर है, पर जब वोटिंग होगी इनके 1 लाख शेयर का 1 लाख वोट है तो ये 40,000 शेयर का 80,000 वोट हुआ। ओके, मतलब टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 80,000 इसके, 1 लाख इसके, तो कितने हो गए 1,80,000। अब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, ओके, तो अब आप कहेंगे कि 1,80,000 का 75% क्या होना चाहिए, वोट्स मिलने चाहिए। 1,80,000 वोट में से 75% का मतलब आप कहेंगे 1,35,000 वोट मिलने चाहिए। अब 1,35,000 वोट में देखिए 80,000 तो यहाँ पे पड़े हैं, 20 यहाँ पड़े हैं, मतलब 1 लाख वोट तो इसके पास वैसे ही हो गए। अब सिर्फ 35,000 वोट्स ही और चाहिए, तो 2-1 जनों को भी राजी कर लिया तो आप कहेंगे काम हो जाएगा, वोट्स 1,35,000 पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी लॉ ये परमिट करता है कि प्रमोटर्स कम पैसा लगा के भी ज़्यादा वोटिंग राइट वाले शेयर ले सकते हैं, क्योंकि दे हैव द हाईएस्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी, दे नो कंपनी के लिए कौन सी चीज़ बेटर है। तो ये सब चीज़ें परमिसिबल है, लॉ परमिट करता है। तो अब अपने कोर्स में थोड़ा तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वोटिंग राइट्स क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और इस केस में वोटिंग का वेटेज कैसे निकाला जाए कि कितने शेयर होल्डर का वोटिंग का कितना वेटेज है। जैसे इसी एग्जांपल में मैं कहूँ
40,000 शेयर ये हैं, 1,00,000 शेयर ये हैं। कहने को तो 1,40,000 में से 40,000 शेयर प्रमोटर के पास है, पर वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे 40,000 किसके बराबर है? 80 के बराबर। फिर ये 1,00,000, तो 1,80,000 में से ये वाले शेयर्स का वेटेज जो है वो 80,000 है। तो परसेंटेज वाइज ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को समझना है कि जिस जिसके पास में जितने जितने शेयर हैं उसका वोट में कितना परसेंटेज हिस्सा है, मतलब उसका वोट अगर वो हाँ करता है तो कितने परसेंट वोट इसके फेवर में चले जाएंगे। देखिए, एक आदमी हाँ करता है और उसके पास सिर्फ एक शेयर है तो 1% हुआ। जिसका 100 शेयर है, ठीक है, मान लीजिए, तो उसका वेटेज क्या होगा? 100 के बराबर होगा। जिसका 1000 शेयर, उसका वेटेज 1000 के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें भी क्वालिटी ऑफ शेयर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट वाले हैं, तो दैट वे इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब किसी के मन में आ सकता है कि आप बिना वोटिंग राइट के भी शेयर हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली हो सकते हैं। जनरली कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को शेयर देती है ना, ईसॉप नाम जो आपने सुना होगा, स्वेट इक्विटी, उसमें स्टार्ट इनिशियली उसमें वोटिंग राइट भी नहीं दिए जाते। रीज़न, नहीं तो एम्प्लॉय कल को पंगे करना शुरू कर देगा कि मैं भी शेयर होल्डर हूँ, मालिक हूँ, मैं ऐसा करूँगा, वैसा कहूँगा, जैसा होना चाहिए। तो जनरली उसमें वोटिंग राइट नहीं भी रहते हैं। देखिए, थ्योरी निकालिए भाई। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, क्या लिखा है? सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 अलाउ कंपनीज टू इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो डिफरेंशियल राइट्स एज रिगार्ड्स डिविडेंड में डिफरेंशियल राइट हो सकता है, वोटिंग में डिविडेंड राइट्स अलग हो सकते हैं, ऐसा वोटिंग में राइट्स अलग हो सकते हैं, और अदरवाइज किसी दूसरे मैटर के लिए भी। आप कहेंगे डिविडेंड में राइट अलग का मतलब? हाँ, अलग अलग डिविडेंड के राइट्स वाले भी हो सकते हैं। अलग अलग डिविडेंड के राइट्स वाले कैसे होते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल शेयर होल्डर को 10% दिया जा रहा है, तो एक डिफरेंशियल डिविडेंड राइट, ये तो अपन ने किसकी बात करी? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिविडेंड राइट में मान लीजिए एक अलग क्लास के शेयर इश्यू के, उसमें कहा हुआ है कि नॉर्मल वालों से डबल मिलेगा। तो नॉर्मल वालों को अगर 10% मिल रहा है, उनको 20% मिलेगा। नॉर्मल वालों से 2.5 गुना मिलेगा, 25% मिलेगा। आप कहेंगे फिर तो सब वही वाला लेंगे ना? नो, देखिए, हर एक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जिसमें डिविडेंड राइट ज़्यादा है, पता चला उसमें वोटिंग राइट कम कर दिया, वो कर दिया। हाँ, फिर भी उस केस में फिर कंपनी के प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हिसाब से होगा। ये जो डिविडेंड राइट्स वाले अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपन इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है। अपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 के कोर्स में AS20 अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कमाई कितनी हुई, वहाँ पर अपन ये डिफरेंट डिविडेंड राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स के 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, वैसे स्टडी मटेरियल में वैसे क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट डज नॉट एक्सपेक्ट सेंटर वाले एक तरह का पॉइंट भी जाने, बट अपन वो कर लेंगे। तो उसको चाहे यहाँ अप्लाई करेंगे तो भी बात वही रहेगी, उस AS में अप्लाई करेंगे तो भी बात वही रहेगी। अब आगे क्या लिखा है? Section 43 of Companies Act 2013 defines equity share capital to include 2 types, 2 तरह की, एक with voting rights और with differential rights as regards dividend, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. Hence, differentiation can be done by giving superior dividend, superior voting right, diluted voting right, मैंने भी कहा था ना, कम voting right, और टू अ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद हो तो ये चैप्टर की जब शुरुआत हुई, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। अब वो इक्विटी कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, क्लास ए के इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, क्लास बी के इशू कर दो, तो अलग अलग क्लास के इक्विटी शेयर हो जाएंगे। मतलब ये अलग अलग कैटेगरी हो गई है, क्लास ए वाले, क्लास बी वाले। भाई स्कूल में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ए में सब अच्छे बच्चे भरे हुए हैं, बी में सब बकवास भरे हुए हैं, ए फॉर अच्छा, बी फॉर बकवास, ठीक है। तो वैसे ही ये अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स हो गए कि इसके राइट्स इतने हैं, इसके राइट्स इतने हैं। तो जब किसी रिजोल्यूशन में सब लोग साथ में आएंगे तो किसका कितना वेटेज रहेगा, अकॉर्डिंगली द रिजोल्यूशंस वुड बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। नाउ
नॉर्मली ब्लैंकेट रूल इन कंपनीज एक्ट इज, अंडरलाइन कर दीजिएगा, 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर का एक वोट होता है. However, sometimes a segment of shareholders, normally promoters and executive management, may like to have more control over decision making process. This can be structured by giving them shares with superior voting rights. This is enabled by section 43 subsection A and subsection 2 in the form of equity shares with differential rights. Okay. इंडिया में आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में सर्च करिएगा टाटा मोटर्स, नाम तो सुना ही है आपने, टाटा ग्रुप. तो टाटा मोटर्स ओके इज़ अ लिस्टेड कंपनी, और उसको आप ध्यान से देखिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, स्टॉक एक्सचेंज में सर्च करिएगा, उसके 2 शेयर्स लिस्टेड हैं, एक टाटा मोटर्स इक्विटी शेयर्स, एक टाटा मोटर्स डीवीआर भी मिलेगा. डीवीआर मतलब वही डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, तो दोनों की प्राइसेस अलग अलग है क्योंकि दोनों के वोटिंग राइट्स अलग अलग हैं. तो दैट वे आप कहेंगे वोटिंग राइट अलग होने से प्राइस क्यों अलग हो जाती है. किसी में वोटिंग राइट ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर कहेगा ठीक है अपन तो नाम के शेयर होल्डर हो जाएंगे, एक तरह से कंपनी में पैसा लगाया, बोल तो कुछ सकते ही नहीं, तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है. ज़्यादा वोटिंग राइट है पर डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि प्रमोटर तो वो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगा, पब्लिक कहेगी अपने को कहाँ जा कर के उधर वोटिंग में जाना है, मैं तो जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, बॉम्बे में, तो एनुअल जनरल मीटिंग भी कहाँ पे होगी, मोस्टली बॉम्बे में. अब वो कहेगा मैं यहाँ से बॉम्बे थोड़ी जाऊँगा, मेरे पास तो टाटा मोटर के 100 शेयर हैं, 180 रुपये का एक शेयर इंटू 100 शेयर कितने के हुए एक साहब, 18,000 रुपये के. अगर बॉम्बे गया और आया पता चला कि 2-3 हज़ार रुपये तो आने जाने का खर्चा लग गया, ऐसा हो मेरे हाथ खड़े करने से, चिल्लाने से, भले मैं बेंच में भी खड़ा हो जाऊँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ तो भी कोई रिजोल्यूशन पे इम्पैक्ट तो ला नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना है डीवीआर खरीद के. तो ऐसे शेयर होल्डर्स जनरली कहेंगे नॉर्मल इक्विटी शेयर खरीदो, खुश रहें. बट कंपनी लॉ परमिट करता है, प्रमोटर्स ने अपना कंट्रोल रखने के लिए डीवीआर इशू कर रखे हैं, तो वो भी एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है. तो दिस जस्ट आई गिवन यू एग्जाम्पल ताकि आपको थोड़ा लुक एंड फील आ जाए, हाँ वाकई में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, नॉट ओनली थियोरेटिकली बट इन रियल लाइफ. अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर रेस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स, हाँ ये जहाँ तक अपन बात कर रहे थे अभी तक इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे थे कि इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर हो सकते हैं, और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर 2 टाइम्स वोटिंग राइट वाला है तो टोटल वोट्स इस कंपनी में 1 लाख तो नॉर्मल वाले वोट, ये 40,000 के वोट कितने काउंट होंगे, 80,000, 1,80,000, 75% होता है 1,35,000. अब किसी रेजोल्यूशन को अगर स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना है 1,35,000 वोट चाहिए. ओके मतलब अगर ये 1 लाख शेयर समझ लो सारे के सारे पब्लिक के पास भी हों, ठीक है, और वो हाँ कर दे तो भी 1 लाख वोट ही हुए, 1,35,000 नहीं हुए, तो मतलब इन लोगों का तो हाँ भरना क्या हो जाएगा उस केस में ज़रूरी हो जाएगा. सपोज को ऐसा मैटर आ गया, सब शेयर होल्डर ने कहा कंपनी को बंद कर दिया जाए, सब इकट्ठे हो गए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो साहब, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, मान लीजिए सारे नॉन प्रमोटर है, प्रमोटर के पास सिर्फ ये 40,000 शेयर है, अब ये सारे इकट्ठे हो गए 1 लाख रेजोल्यूशन के फेवर में, और वो जो 40,000 शेयर जिनके पास है इनका वेटेज 80,000 उन्होंने मना कर दिया, तो 1,35 से ये 1 लाख ही फेयर में आया, वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा. दिस इज़ हाउ दे कैन सेव द कंपनी फ्रॉम सच इल इफेक्ट्स. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट अपन जो करने वाले हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो वोटिंग राइट्स होते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी वोटिंग राइट्स होते हैं. तो देखिए प्रेफरेंस होल्डर्स का नॉर्मली रोल कुछ नहीं होता, दे आर जस्ट लाइक स्लीपिंग पार्टनर. भाई पैसा लगाया टाइम पे ब्याज मिल जाएगा, इन द सेंस डिविडेंड मिल जाएगा, रीपेमेंट के दिन, रिडम्पशन के दिन पैसा वापस मिल जाएगा. रोज़ यहाँ पे आके चिल्लम चिल्ली करने की, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एजीएम में दे कैन नॉट कम, दे कैन नॉट हैव एनी राइट ऑन voting and all that. But law says there are certain areas, certain resolutions जहाँ पे उनको भी बुलाया जाएगा और उनके पास जो शेयर है वो भी वोटिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. आप कहेंगे ऐसे कौन से रेजोल्यूशन होते हैं. सपोज कंपनी ने कहा इस बार रेजोल्यूशन पास करते हैं प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. अरे भाई उनका ही डिविडेंड उनसे बिना पूछे कैसे मना कर दोगे, तो उनसे भी हाँ भरवानी पड़ेगी. उनका रिडम्पशन का कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज करना है, उनसे हाँ भरवानी पड़ेगी. और एक और पॉइंट है लॉ में कि अगर मान लीजिए कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉसेस में है
या जो भी कारण है, और प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर रही है। ओके, तो उस केस में अब वो प्रेफरेंस होल्डर और इक्विटी होल्डर में क्या फ़र्क रहा बेचारा? क्यों कि प्रेफरेंस होल्डर भी कोई डिविडेंड ले नहीं रहा है, मतलब दे ही नहीं रहे हैं, इक्विटी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो लॉस इज फिर उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, नॉर्मली प्रेफरेंस होल्डर हैव सुपीरियर फिनेंशियल राइट्स, डिविडेंड का और इन सब का उनका राइट बेटर होता है, बट लेस मैनेजमेंट कंट्रोल राइट्स। Every member of a company limited by shares and holding any preference share capital therein shall, in respect of such capital, have a restricted right to vote only on resolution placed before the company। अब कौन कौन से resolution है which directly affects the rights attached to his preference shares, जो उसके preference shares के rights पे कोई दखलंदाजी करता हो। resolution for winding up में उसका भी यहाँ चाहिए। repayment वही redemption and reduction of its equity preference share capital। आप कहें ये क्या होता है भाई reduction of share capital? अपने ग्रुप 2 में एक चैप्टर कोर्स में आगे आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे हम हमारी शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, बिना पैसे दिए भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए बाईबैक में भी कैपिटल रिड्यूस होती है, पर वहाँ पे शोल्डर को पैसे देते हैं। एक कोई कड़की कंपनी हो, कंगाल कंपनी हो, कुछ नहीं है, तो वो बिना पैसे रिफंड किए भी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। तो वहाँ पर अगर प्रेफरेंस कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है, तो ऑफकोर्स उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब आप कहेंगे उनका वोटिंग राइट कितना होगा? बहुत सिंपल है। सपोज ये वाला एग्जांपल ले लो, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। टोटल शेयर कितने हो गए भाई? 1,40,000। बस हो गया इस रेशियो में 1,00,000:40। मीन्स जहाँ प्रेफरेंस होल्डर का भी रिजोल्यूशन चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर 1 शेयर 1 वोट, इक्विटी शेयर भी 1 शेयर 1 वोट, तो 1:4। अब आप कहेंगे 10:4 के रेशियो में रिजोल्यूशन हो गया, वेटेज उनका ये हो गया। पर अब आप कहेंगे मान लो इक्विटी शेयर में भी तो 5 शेयर होल्डर हैं, इसमें भी मान लो 3 शेयर होल्डर हैं, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर का वोट कितना होगा? तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? ठीक है, मान लीजिए ये 20,000 शेयर हैं, ये भी 20,000 हैं, ये 20,000 हैं और ये 40,000 है। ठीक है, टोटल 1,00,000 शेयर हो गए। और इसमें भी सपोज 10,000 शेयर, 10,000 शेयर और 20,000 शेयर, कुल कितने हैं? 1,40,000। इंडिविजुअल शेयर होल्डर का शेयर नहीं निकाल सकते क्या? 1,40,000 20,000, ठीक है, आप कहेंगे 20/140 एंड सो ऑन। सिंपल सा तरीका। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताता हूँ, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका। ये सही एकदम। आपने पार्टनरशिप में गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो निकाले हुए होंगे, निकाले हुए ना? वैसे पार्टनरशिप एडमिशन में होता है ना भाई, नया पार्टनर आया उसको इतना हिस्सा दिया तो पुराने पार्टनर्स बचा हुआ प्रॉफिट बांटेंगे। तो अब इसको ऐसे समझिए, नॉर्मल कोर्स में तो सिर्फ इक्विटी होल्डर का ही वोटिंग राइट होता है। तो अगर 1,00,000 इक्विटी शेयर में से किसी के पास 20,000 शेयर हैं तो ये कह सकता है मेरा 20% वोटिंग राइट है, मतलब मेरा ओनरशिप 20% है तो मेरा वोटिंग राइट भी 20% है। मैंने अगर कुछ भी बोला उसका इम्पैक्ट क्या होगा? 20% रिजोल्यूशन के फेवर अगेंस्ट में चला जाएगा। ये नॉर्मल कोर्स में है। अब समझिए एक नया पार्टनर आया, 40,000 शेयर वाला, प्रेफरेंस शेयर वाला, हमने इसको ये वाला हिस्सा पकड़ा दिया, मतलब ये समझ लो अब इसका हिस्सा 4/14 है, तो इनका हिस्सा कितना रह गया? 10/14। पहले इनका हिस्सा 100% हुआ करता था, अब 10/14 रह गया। 10/14 में से इसके पास कितने हैं भाई? 20,000 शेयर, तो आप कहेंगे 10/14 इंटू 20/10, तो इफेक्टिवली कितना हो गया भाई? ठीक है, 2/10, तो इफेक्टिवली 2/14। और मैंने पहले भी यही लिखा था 20/140 इज़ वॉट? 2/14। इस तरह से हम इसका नया हिस्सा निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप कह दो कि इक्विटी का ये हिस्सा, प्रेफरेंस का ये हिस्सा, ये हिस्से को इन 4 जनों में बांटना है, ये वाले हिस्से को इन 3 जनों में बांटना है। अच्छा, घूम फिर के टोटल तो 140 हो गया। 140 में ये 5-7 लोग हैं, सबका प्रोपोर्शनेट हिस्सा निकाल दिया। मतलब भूल जाओ कि कौन इक्विटी होल्डर है और कौन प्रेफरेंस होल्डर है। तो देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे, रिलेटिव वेट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हेन इंटाइटल्ड टू वोट इज फर्दर प्रोवाइडेड proportion of voting rights of equity shareholders
to the voting rights of preference holders shall be in the same proportion as paid up capital in respect of equity shares bears to paid up capital in respect of preference shares. वही इसी रेशियो में रहेगा, पेड अप कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस इस रेशियो में, और उसके हिसाब से इनके वोटिंग राइट्स क्या कर दिए जाएंगे, डिटरमाइन कर दिए जाएंगे. तो देखिए क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, मतलब ये क्वेश्चन आने का मतलब क्या है, वो 11-12 का पार्टनरशिप, फुगट के नंबर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई XYZ इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:4:2. तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल 3 शेयर होल्डर के पास हैं, X के पास, Y के पास, Z के पास, कितने कितने, 4:4:2 के रेशियो में. मान लो 1 लाख शेयर हैं तो 40,000, 40,000, 20,000. ABC होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 50:30:20. हाँ, प्रेफरेंस शेयर 3 जनों के पास है, A, B और C, 50:30:20 के रेशियो में. If paid up equity capital of the company is 1 crores and preference share capital is rupees 50 lakh, calculate relative voting rights of each shareholder. अब अगर paid up capital जो है वो इक्विटी वाली 1 करोड़ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 लाख, हाँ ये रुपए में है. आप कहेंगे रुपए में है, हमको तो नंबर्स में चाहिए ना, क्या करना है नंबर्स में, सब में एक एक जीरो बढ़ेगा, रुपए में करोगे तो रेशियो में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. अपन तो रुपए में ही क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे. इट कैन बी इजीली डन. चलिए जी शुरू करो भाई. पहले मैं यही सोचता था ये खाली पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कभी आएगा नहीं, पर पिछले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन भी आ गया, मतलब सब आ सकता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो देखो भाई, पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 lakhs, पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल 50 lakhs, तो टोटल कैपिटल 150 lakhs. रेशियो आई से 2/3 1/3. तो इक्विटी कैपिटल 2/3 हो गई और प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो 1/3 हो गई. ठीक है भाई, तो ये इनका रेशियो हो गया. आप शेयर होल्डर वाइज भी तो हमको बताना है, आराम से बता देंगे. नाउ वोटिंग राइट ऑफ ईच शेयर होल्डर. समझ लो ये दो बड़े पार्टनर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, 2/3 1/3. इक्विटी के अंदर आपने कहा घर में गए तो 3 जने और मिले, प्रेफरेंस में भी 3 जने और मिले, तो ये 2/3 का जो इनका हिस्सा है ये 3 जनों में किस रेशियो बांटना है, 4:4:2. और ये जो 1/3 का हिस्सा है ये भी 3 जनों में किस रेशियो बांटना है, 5:3:2. तो देखिए शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के नाम क्या है, सो नेम ऑफ शेयर होल्डर XYZ, और प्रेफरेंस होल्डर में नाम क्या है, A, B एंड C. ओके, तो अब हमको क्या करना है, हाँ जी, तो शेयर X का देखिए 2/3 में 40% शेयर है, मतलब 40/100 कर दूँ. यहाँ पे भी 2/3 में 40% शेयर है और इधर भी 2/3 में 20% शेयर है. इधर A, B, C की बात करें, हाँ ये तीनों कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ये तीनों कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, तो इनमें 1/3 का 50/100, 1/3 का 30/100 और लास्ट में इधर 1/3 का 20/100. ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, नथिंग मोर. सो हाउ मच इट कम्स टू, हाँ जी, तो रिलेटिव परसेंटेज 26.67%, ये भी कितना हो जाएगा 26.67%, 13.33%. ओके, हाँ 1/3 का 50% विल बी 16.67%. ये
10%, और ये 1/3 का 20%, हाँ जी, कितना 6.67%। अच्छा, ये सब जोड़ आप देख लीजिएगा, 100% पे अपने आप ही पहुंच जाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द रिलेटिव वेटेज वी हैव। ओके, हाँ, इन तीनों की आप जोड़ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो 2/3 पे पहुंचेगी। देख लीजिए 26, 26 एंड 13, और ये पॉइंट पॉइंट जोड़ेंगे 66, 2/3 विच इज़ 2/3। इन तीनों की टोटल आपके 1/3 का मतलब 33.33, वही पहुंच रही है टोटल 100। किया क्या? बहुत आसान था। ये तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करी, अदरवाइज़ आप कहते 40, 40, 20, 50, 30, 20, टोटल कितना हो गया 200। 200 में से, ठीक है, आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हाँ, पर नंबर ऑफ शेयर याद रखिएगा, ये 1 करोड़ का 40%, 40 लाख, 40 लाख, 20 लाख, ये 50%, 50 लाख का है, मतलब 25 लाख, 15 लाख, 15 लाख। सीधा सीधा अगर सीधा अमाउंट में भी कैलकुलेशन करते, नंबर ऑफ शेयर से भी करते, परसेंटेज यही आने वाला है। समझ गए ना भाई? 1 करोड़ रुपए की कैपिटल 100 लैक्स, 40% मतलब इसके पास 40 लाख की कैपिटल है, इसके पास भी 40 लाख की, इसके पास 20 लाख की, और इसके पास 50 लाख का 50% मतलब 25 लाख हुआ, 50 लाख का 30% मतलब 15 लाख हुआ, 50 लाख का 20% मतलब 10 लाख हुआ। टोटल 150 लाख की कैपिटल है। अब 150 में से 40 लाख जिसके पास है, आप कहेंगे उसका रेशियो क्या होता है, तो 40 डिवाइडेड बाई 150 करके देख लो, यही आएगा 26.67। ठीक है, तो एकदम आसान सा है, नथिंग डूइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, WXYZ holds equity capital in the ratio of 4:3:1:2। हाँ, मैंने शॉर्ट में पढ़ लिया सीधा भाई, 4:3:1:2। नेक्स्ट, ABC and D hold preference share capital in the ratio of 3:4:1। हाँ, प्रेफरेंस शेयर इनके पास 3:4:1 के रेशियो में है। If paid up capital is of the company is 40 lakh and preference share capital is 20 lakhs, find the voting rights in case of resolution of winding up of a company। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने कह दिया अगर कोई वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन है तो बताओ भाई वोटिंग राइट्स किसका कितना होगा। तो देखिए भाई, इक्विटी शेयर्स में 4 जने हैं, 4, 3, 1, 2, 40, 30, 10, 20। प्रेफरेंस शेयर में भी 4 जने हैं, 30, 40, 20, 10। पेड अप कैपिटल कंपनी की 40 लाख है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है भाई, 20 लाख है। तो अब उसके हिसाब से आप कहेंगे कि किसका कितना हिस्सा होगा। अब एक पॉइंट थोड़ा सा अंडरलाइन करो, जो सेकेंड सेंटेंस है, इफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 लाख, पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 लैक्स। यहां वर्ड यूज किया पेड अप कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ है या सिर्फ इक्विटी है। पिछला वाला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या था, इफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50 लाख। ओके, तो आप कहेंगे ओके 150, 150 हुआ। अब अगर यहाँ पे पेड अप कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है 40 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख है। अगर मैं ये कह दूं कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 40 है, आप कहेंगे फिर इक्विटी कहाँ से निकालूंगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 40 है, उसमें से 20 प्रेफरेंस है, तो इक्विटी कितनी हो गई 20। और अगर मैं ये मान लूँ कि नहीं ये 40 तो सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, तो 40 इक्विटी और 20 क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस। अब आप कहेंगे अब इसको क्या करें भाई, अब पेड अप कैपिटल का मतलब तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ही होता है। हाँ, ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन करते वक्त पेड अप इक्विटी कैपिटल मान के ही कर दिया, ये 40 तो क्या है इक्विटी और ये 20 है, तो रेशियो वही 2/3 1/3 हो गया। पर अब ज़रूरी थोड़ी है, आप कहेंगे ऐसा कैसे कर दिया इंस्टीट्यूट ने। देखिए भाई, इंस्टीट्यूट भगवान है, भगवान गलती भी करे तो गलती भगवान की नहीं अपनी मानी जाएगी। तो आप कहेंगे हम क्या करें, ऐसा एक नहीं कई जगह मिलता है। अपने को ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ते ही दिमाग में थोड़ी सी बत्ती लगनी चाहिए। सबसे पहले फॉर थॉट क्या आएगा, पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। अच्छा एक चीज़ और, ये तो मैंने बताया, अदरवाइज तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गया होगा। ओके 4:2 मतलब 3:2:1 के रेशियो में सीधा सॉल्व करना शुरू करना है। तो अंडरस्टैंड ये इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं। पर अब मैंने बताया तो देखिए, मैंने यही तो बोला
सीए के एग्ज़ाम में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। गड़बड़ वहाँ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। तो अपन तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, नोट डाल देंगे। लिखो भाई, in the question, paid up capital is given as 40 lakhs. Paid up capital is given as 40 lakhs. Which generally means equity, equity and preference share capital both, which generally means equity and preference share capital both. ठीक है, which generally means equity and preference share capital both. So equity share capital will be 20 lakhs and preference share capital is also 20 lakhs and preference share capital is also 20 lakhs. So the relative weight of equity and preference would be 1:1. Relative weight of equity and preference would be 1:1. Next paragraph. Alternately, if we assume that paid up capital is only for equity shares, then relative weight of equity and preference will be 40:20, that is 2:1. तो फिर वेटेज 2:1 हो जाएगा। 2:1 का मतलब 2/3 1/3। और अभी अपन ने क्या मान लिया, 20 लाख इक्विटी 20 लाख प्रेफरेंस, तो 1/2 हो गया, मतलब 1:1। ओके, तो अब यहाँ पे इक्विटी शोल्डर में 4 लोग हैं। कौन कौन है भाई, WXYZ। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी 4 लोग हैं। कौन से, A, B, C एंड D। हाँ, अब अपन ने तो 1/2 करके सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, तो 1/2 इंटू, हाँ इसका क्या हिस्सा है भाई, 40/100। 1/2 इंटू ये कितना है भाई, 30/100। 1/2 इंटू 10/100। 1/2 इंटू 20/100। और प्रेफरेंस में भी 1/2 इंटू, हाँ जी 30/100। 1/2 ये बी का 1/2 इंटू, हाँ प्रेफरेंस में क्या रेशियो भाई, 30 40 20 और 10। तो फाइनली इसका रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 0.2 या 20% कह दूँ सीधा। ये कितना हो जाएगा, 15%, 5%। हाँ 1/2 करना तो बड़ा आसान है ना। 15%, 20%, 10%, 5%। ऐसे समझ लो, पहले ये 4 लोग ही थे, 30 40 10 20 के रेशियो में। आप कहेंगे कोई भी रेजोल्यूशन में हाउ कर रहे थे।
अब जैसे ही प्रेफरेंस भी आ गए, समझ लो 20 लाख इक्विटी वाले, 20 लाख ही प्रेफरेंस वाले, तो इनका वोटिंग राइट 100 का 50 रह गया, मतलब 50% ओनरशिप यहाँ चली गई। और अब 50% को अपन बांट रहे हैं, तो पहले इसका एक तरह से जो 40% ओनरशिप था वो कितने पे आ गया, 20%। दैट इज हाउ इसका वोटिंग राइट डाइल्यूट हो गया। हम ये कहते हैं कि डाइल्यूट हो गया, कम हो गया भाई। तो ये प्रेफरेंस होल्डर्स का वोटिंग शेयर इस तरह से निकलेगा। हाँ, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको दे दे कि इसके पास इतने इतने शेयर है, वोटिंग राइट बताओ, सीधा क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। अगर अलग अलग वोटिंग राइट्स वाले हैं, ठीक है, वैसा क्वेश्चन आज तक आया है नहीं, पर मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल, 1 लाख नॉर्मल शेयर, 40,000 DVR, 40,000 का वेटेज डबल 80,000, तो 1,80,000 में से आप कहेंगे 80,000 मेरे पास है, 1 लाख उसके पास है, वोटिंग राइट उस रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये DVR का क्वेश्चन अपन ने कर लिया। हाँ, ये वाला सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। स्टडी मटेरियल अगर आप देखेंगे उसमें 2/3 1/3 करके किया है, मैंने 1/2 करके किया है कि मैंने नोट डलवाया है। और लॉजिकल तो वही है, पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, इक्विटी किधर लिखा है। ठीक है, चलिए जी, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट टुमारो।